नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम सब जान ही रहे हैं कि पिछले कई दिनों से बल्कि कई महीनों से कोलिजियम को लेकर सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट आमने सामने दिखाई दे रहा है। इसमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बहुत समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। किरण रिजिजू साहब कह ही रहे थे, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी के इस विषय पर उतरने के बाद वो कारण है कि एक तो वो उपराष्ट्रपति संवैधानिक पोस्ट पर, सर्वोच्च पोस्ट पर बैठे व्यक्ति हैं। दूसरी बात ये भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं, राज्यपाल भी रहे, तो वो स्टेक होल्डर हैं। स्टेक होल्डर मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर का कोई व्यक्ति जो कि राज्यसभा का सभापति भी है और उपराष्ट्रपति भी है। उन्होंने 2 बार ये बात कह दी, एक बार ऑनरेबल चीफ जस्टिस की के प्रेजेंस में कह दी और दोबारा राज्यसभा के में पहली बैठक के बाद ही, मतलब पहले दिन वो बैठे और उसके बाद उन्होंने दे दी चीफ जस्टिस के सामने। तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब 2015 में कोलेजियम को रीस्टेब्लिश किया गया था, एनजेएसी खत्म किया गया था, उसके बाद पार्लियामेंट में उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। इस पर मैं आश्चर्यचकित हूँ, क्यों पार्लियामेंट जिसका डोमेन बनता है वो उस पर नहीं बोला। मैं इन बातों पर कई बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज एक जो गतिविधि हुई वो गतिविधि मुझे लगता है कि भारतीय समाज को मैसेज देने वाली है। हम सब जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई जिसको कहते हैं, वो राइट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट हुआ करता था जो 2002 में वाजपेयी सरकार ने पास किया था। बाद में उसको 2005 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को ख़त्म कर उसमें कुछ संशोधन करने के बाद, क्योंकि वो बीटा वर्जन था, कुछ संशोधन करने के बाद उस समय की केंद्र सरकार ने, यानी कि कांग्रेस की सरकार बैठ चुकी थी, उन्होंने उसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहा था और इसी कानून के द्वारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को रिपील किया था। यानी कि वो वाजपेयी सरकार का फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है। और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट भी सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद हुआ था। चुनाव के मामले में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और उन्होंने कहा था जो कैंडिडेट सामने आ रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन सार्वजनिक की जानी चाहिए, हमको ये अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 से जोड़ते हुए कहा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन हर एक व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) में, कि उसको पूरी इंफॉर्मेशन हो कि पब्लिक डोमेन पर क्या चल रहा है। आपको याद होगा इसी प्रकार के एक केस में जिसमें कि भारत की टीम, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको ध्यान में रखना चाहिए, भारत की टीम जो क्रिकेट टीम विश्व के किसी कोने में खेल रही हो, तो उस समय क्रिकेट एसोसिएशन, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का मामला है, बीएसी का, ये जो राइट टेलीविज़न को बेचते हैं, उसके बाद ये कहा गया था कि देश की बिहाफ पर कोई काम हो रहा हो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेना देश का अधिकार बनता है, लोगों का अधिकार बनता है। इसलिए बंगाल या कोलकाता क्रिकेट एसोसिएशन, कैब, हाँ, कोलकाता क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा जो राइट दूसरी उनको बेचे गए हैं, उसके अतिरिक्त दूरदर्शन को फ्री में देने पड़ेंगे। वो सरकारी चैनल है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू ये जो है वो फंडामेंटल राइट लोगों का बनता है। वहाँ से बात शुरू हुई थी। यानी कि जो क्रिकेट एसोसिएशन है, बीसीआई है, बीसीआई राइट बेचे भले ही, लेकिन लोगों को, देश के लोगों को फ्री में दिखाना पड़ेगा। आपको वो इंफॉर्मेशन लेना लोगों का अधिकार है, भले ही आपका कितना एक्सपेंसेस होता हो, कुछ भी होता हो। वो चीज़ आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि वाजपेयी सरकार फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास कर दिया। अब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में बहुत सारी विसंगतियाँ सामने आती हैं, क्योंकि उसमें रिजर्व क्लॉजेस भी हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, कितनी नहीं दी जा सकती। तो उसमें ये कहा गया कि भाई सॉवरेन फंक्शन, डिफेंस की जो सीक्रेट एक्ट है हमारा, सीक्रेट डॉक्यूमेंट एक्ट, उस एक्ट के तहत जो विषय आते हैं उन विषयों को इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, बाकी विषयों की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। किसी की व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, लेकिन उसकी पब्लिक एट लार्ज पर जिसका इफेक्ट पड़ता हो, डिसीजन जो सरकार के बिहाफ पर लिए जाते हों या पब्लिक के लिए लिए जाते हों, जिसका इफेक्ट सीधा पब्लिक पर पड़ता हो, वो सब राइट टू इंफॉर्मेशन में आता है। आपने ये भी देखा होगा कि एक प्रकरण ऐसा फंस गया था कि राइट टू वेल्थ, यानी कि वेल्थ को लेकर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ये कहा गया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी जो उनकी वेल्थ है उसको डिस्क्लोज करें। सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला, सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया नहीं था,
कहा था कि भाई ये डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। तो फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में वो मामला गया था, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने उसको स्वीकृति दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है या जो रजिस्ट्रार बैठता है उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं ये नहीं दिया जा सकता। मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई किसी की भी वेल्थ, जब सबकी वेल्थ जानी जा सकती है तो किसी की भी वेल्थ राइट टू इन्फॉर्मेशन में आती है कि वो सार्वजनिक नौकरी कर रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक के लिए काम कर रहा है, तो फिर पब्लिक को पता होना चाहिए कि उसकी वेल्थ कितनी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन को खारिज करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था। और ये फिर सुप्रीम कोर्ट के उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मैं सबसे इंफॉर्मेशन ले लूंगा और सभी जजेस उनको बताएंगे कि क्या है और फिर वो सार्वजनिक कैसे की जाएगी वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी भी वो, जहाँ तक मैं याद रखता हूँ, मुझे याद आता है कि अभी भी वो पूर्ण रूप से सार्वजनिक नहीं है। यहाँ तक कि जो आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक करने की बात आई थी पूरे देश में, ये कहा था कि बैंक अकाउंट कंपलसरी कर देंगे कि आधार के साथ लिंक हो जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने पुट्टुस्वामी का जजमेंट दिया था, जिसमें आज के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के द्वारा लिखा गया था। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई राइट टू सीक्रेसी इज फंडामेंटल राइट, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में नहीं आता, किसी के अकाउंट को ज़बरदस्ती आप लिंक नहीं कर सकते। उसका कारण भी मुझे लगता है यही रहा होगा। इसके पीछे जो जनता कहती है वो ये कहती है कि भाई ये सभी जो माननीय लोग हैं हमारे देश में, उन सभी माननीयों के अकाउंट अगर लिंक कर दोगे आधार से तो फिर वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन पूरे देश को पता लग जाएगी, सरकार को पता लग जाएगी कि भाई किसके पास कितनी वेल्थ है, इसलिए वो और किसके पास कितने एसेट्स हैं, इसलिए इसको कंपलसरी नहीं किया जा सकता। तो आपको याद होगा कि बैंक अकाउंट से कंपलसरी करने के बाद उसको ऑप्शनल बनाया गया था। ये सब कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट में होता रहा। पुट्टुस्वामी के जजमेंट में ये कह दिया गया था। जजमेंट तो वही है और ग्राउंड तो वही रहते हैं कि कहीं राइट टू सिक्योरिटी फंडामेंटल राइट हो जाता है तो कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट हो जाता है। ये सब चलता रहता है। अब आज जो प्रकरण आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो माननीयों के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के बीच का मामला है। क्यों बीच का मामला है वो समझते हैं, इसलिए ये मामला आया। हुआ क्या था कि 2018 में उस समय के चीफ जस्टिस ने 2018 के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोलेजियम बैठी। हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिसेस के अपॉइंटमेंट की बात आ गई कि उनका एलिवेशन हो जाएगा। एलिवेशन कहते हैं जब कोई जज नीचे बैठा हो और उसको अपग्रेड किया जाता है तो उसको एलिवेशन कहते हैं। कोई प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करता है, लॉ ऑफिसर है, उसको हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है तो उसको एलिवेशन कहते हैं। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आता है तो उसको भी एलिवेशन कहते हैं, उसको अपॉइंटमेंट नहीं कहते हैं, क्योंकि वो कोई सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, कोई एग्जाम क्वालिफाई करके कोई प्रमोशन पर नहीं आता। वो जजेस की कोलेजियम बैठती है और वो ये तय करती है कि योग्य व्यक्ति हैं, इनको ऊपर ले लेना अच्छा है, इसलिए वो एलिवेट होते हैं कि वो ऊपर अपग्रेड कर दिए गए, ऊपर बिठा दिए गए। तो जो एलिवेशन की निर्णय हुआ 2018 में, उसके बाद चीफ जस्टिस उस समय रंजन गोगोई साहब हुआ करते थे, उसमें ऑनरेबल जस्टिस लोकुर उस बेंच के उस कोलेजियम के सदस्य हुआ करते थे। अब वो दो चीफ जस्टिस जिनका एलिवेशन होना था वो निर्णय हो गया कोलेजियम में, यानी कि कोलेजियम ने वो तय कर लिया। लेकिन उसके बाद उस समय के चीफ जस्टिस रिटायर हो गए, नए चीफ जस्टिस बैठे। एक चीज़ और प्रैक्टिस में है, वो ये है कि पुराने चीफ जस्टिस अगर नए चीफ जस्टिस के नाम का रिकमेंडेशन कर देते हैं, वो भी कोलेजियम ही करती है, तो कोलेजियम अगर नए चीफ जस्टिस के नाम का रिकमेंडेशन कर देती है, कोलेजियम तय कर लेती है, तो फिर पुराने चीफ जस्टिस को अब अपॉइंटमेंट का अधिकार नहीं रह जाता। अब नया चीफ जस्टिस भले ही भी सीट पर नहीं बैठा हो, जिस दिन सीट पर बैठेगा उस दिन अब निर्णय नहीं लिया जाएगा। लेकिन पुराने चीफ जस्टिस की कोलेजियम बैठी थी, उसमें उसने तय कर लिया, कुछ डिस्कशन हो गया, डिस्कशन के बाद फाइल बंद हो गई, नए चीफ जस्टिस बैठे, उन्होंने वो एलिवेशन नहीं किए। अब देखिए, ऑनरेबल जस्टिस लोकुर रिटायर होने के बाद अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने उस स्टेटमेंट में ये कहा कि भाई 2018 की जो कोलेजियम बैठी थी, उस कोलेजियम मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो मिनट्स सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए, वो मिनट्स बताए नहीं गए और वो पूरी मीटिंग ही गायब हो गई, वो मीटिंग का कोई चर्चा नहीं आई। तो कुछ लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर गए। पहले वो जो
मीटिंग के नोट्स हैं या मीटिंग के जो मिनट्स हैं, उन मिनट्स को लेकर कुछ लोगों ने आरटीआई डाल दिया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट की जो कोलेजियम बैठी थी उस मीटिंग के मिनट्स को आप बताइए। मीटिंग के मिनट्स बताने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। मना करने के बाद वो पिटीशन आई। पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में सुनवाई हुई। अब मजे की बात है कि वो 2 जजों के बेंच में जो सुनवाई हुई, उन्होंने जो आज कमेंट किया वो काबिले तारीफ है। उन्होंने जो कमेंट किया वो मुझे लगता है पूरे देश को पता होना चाहिए। उन्होंने उस विषय पर कमेंट ये किया कि पुराने जजेस जो रिटायर हो जाते हैं उनको अगली बेंच में जो बेंच बैठी होती है उस पर प्रश्न करना एक फैशन सा बन गया है, एक स्वभाव बन गया है। ऑनरेबल जस्टिस, एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो जो कोलिजियम बैठी थी उसमें ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े, ऑनरेबल जस्टिस रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस बनर्जी और मिस्टर लोकुर। तो लोकुर इन सबसे सीनियर थे। जो आज जजेस बैठे हुए हैं इनसे सबसे सीनियर थे। इन जजेस उन्होंने ये प्रश्न किया है, उन्होंने पब्लिक फोरम पर कहीं बता दिया, तो लोग पूछने चले गए कि भाई बताओ मीटिंग में क्या हुआ था। उन्होंने कहा था 2 चीफ जस्टिस के नाम की रिकमेंडेशन थी, कहाँ गई वो, सार्वजनिक होनी चाहिए। क्योंकि पुराने चीफ जस्टिस, अब अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है नए चीफ जस्टिस का, नई कॉलेजियम का, तो पुरानी कॉलेजियम के द्वारा मीटिंग में जो तय किया गया वो नई कॉलेजियम के द्वारा उसको रिकमेंड करना चाहिए, अगर उनके कोई अपने इंटरेस्ट नहीं है तो। लेकिन चूंकि नई कॉलेजियम बैठी, उसका अपना व्यू रहा होगा, उन्होंने उन चीफ जस्टिस का एलिवेशन नहीं किया होगा, तो ऑनरेबल जस्टिस लोकुर ने उस पर प्रश्न खड़े कर दिए। ऑनरेबल जस्टिस लोकुर के इन प्रश्नों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आ गई। प्रशांत भूषण साहब उसमें खड़े हुए। प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि भाई वो जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स सार्वजनिक कीजिए। वो अभी तक अपलोड नहीं हुए, उस मीटिंग में क्या हुआ था वो मिनट्स सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हो सकता। उन्होंने बहस करते समय कहा तो क्या जो अपॉइंटमेंट है या जो मीटिंग है, क्या जनता को, देश के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है कि उनको पता हो कि आखिर उनके जजेस के लिए, जो उनके लिए अपॉइंट हो रहे हैं, सर्वोच्च पदों पर अपॉइंट हो रहे हैं, उसकी कॉलेजियम के मीटिंग के मिनट्स क्या, आखिर हुआ क्या, उस मीटिंग में तय क्या हुआ था, उस मीटिंग के नोट्स क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल जस्टिस लोकुर का नाम लिए बगैर ये कहा कि एक रिटायर्ड जज अगर कोई स्टेटमेंट दे देता उसके आधार पर आप आरटीआई फाइल कर देते हैं। और ये एक बात याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक चीज याद रखिए कि आप ये प्रश्न नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट का जो ये जो कॉलेजियम है उस कॉलेजियम को आरटीआई के दायरे में नहीं आता, वो आरटीआई के दायरे में नहीं है। अब देखिए, पुराने चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मदन लोकुर ने प्रश्न किया दिसंबर 2018 की मीटिंग का, और नई जो सिस्टम इस समय बैठा हुआ है वो ये कह रहा है कि भाई पूछने का अधिकार नहीं है। और उस मीटिंग में क्या हुआ ये मत बताइए। कॉलेजियम सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, ऑफ होल वर्ल्ड, और ये तो सब उतनी महत्व रखता है जितना कि पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है। ये लॉ ऑफ लैंड है। अभी कल ही के जजमेंट में, कल ही डिस्कशन में उन्होंने कहा था कि ये तो लॉ ऑफ लैंड है, ये तो भारत का कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको डिसाइड कर दिया, और अभी आरटीआई में वो उस पर, ये आरटीआई को इस आधार पर, वो पिटीशन को इस आधार पर डिसमिस कर दिया कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में नहीं आता। डिस्कशन कैन नॉट बी क्लोज टू द पब्लिक एंड दैट ओनली द फाइनल डिसीजन ऑफ द कॉलेजियम नीड टू बी अपलोडेड इन द वेबसाइट। वेबसाइट में केवल जो फाइनल डिसीजन होता है वही अपलोड किया जा सकता है कि भाई ये कहा गया, और बाद में वो जो दूसरी बेंच सुन रही है कॉलेजियम के डिसीजन को लेकर, अपॉइंटमेंट के चक्कर को लेकर, वो ये कहती है कि नाउ द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू ऑब्जर्व इट, बाउंड टू वारंट द अपॉइंटमेंट जो कॉलेजियम ने रिकमेंड कर दिया। और इधर कॉलेजियम की मीटिंग में क्या हुआ ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, और ये कह दिया कि मीटिंग किस आधार पर होती है, किस आधार पर तय होता है, उस मीटिंग में चर्चा क्या होती है, सबके अपने पॉइंट्स क्या होते हैं, वो बताने के लिए बाध्य नहीं है, वो राइट टू इंफॉर्मेशन में नहीं आता। ये बात आपने कई बार देखी होगी कि जो कॉलेजियम बैठती है उस कॉलेजियम में कुछ जजेस जो डिसेंडिंग रहते हैं वो समय समय पर बात भी उठाते रहे हैं, वो समय समय पर जो कॉलेजियम के डिसीजंस हैं उन डिसीजंस पर प्रश्न उठाते रहे हैं चीफ जस्टिस, और ये रिकमेंडेशन करते रहे हैं। तो मुझे लगता है
है कि ये जो आज का डिसीजन है डिसमिसल का, ये डिसीजन अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। और ऑनरेबल जो धनखड़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनके स्टेटमेंट में कितनी जान है, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो आज का डिसीजन अपने आप में ये बताता है कि क्या चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।